हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो ये हमारा डे 1 है, क्लास 1 है, जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। तो पहले दिन हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के इन 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे। तो पहला टॉपिक हमारा होगा स्टोन एज से हम शुरुआत करेंगे, एक टाइमलाइन देखेंगे स्टोन एज की। फिर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जाएंगे, उसकी पूरी टाइमलाइन देखेंगे, पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे। फिर हम तीसरा वैदिक एज पे जाएंगे, उसकी पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा का पूरा एक भी सेकंड मिस मत करिएगा। आप 2x पे लगा के देख लो, 1.5x पे लगा के देख लो, 1x पे लगा के देख लो, ये आपके ऊपर है। मैं आपसे ये गारंटी लेता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके इन टॉपिक से आपके कोई भी एग्जाम उठा लो, चाहे एसएससी उठा लो, चाहे यूपीपीसीएस उठा लो, आरआरओ उठा लो, या आप यूपीएससी उठा लो, आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आपसे पीसीएस और आरआरओ में इस 3 टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आप नहीं लगा पाए, जब घटना चक्र पूरा उठा के पढ़ डालो, तो आप चैनल को तुरंत अनसब्सक्राइब कर देना। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोन एज को पढ़ने से पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि स्टोन एज में लाइफ कैसी रही, इंसान डेवलप कैसे किए, और इंसानों ने क्या क्या कैसे कैसे आगे अपने आप को बढ़ाए, कैसे इस जिस फॉर्म में हम लोग अभी हैं ऐसे कैसे आए। क्योंकि जब तक उनकी लाइफ नहीं जानेंगे ना, तो उन्हें फैक्ट रखने से हमें कोई फायदा है नहीं। फैक्ट में अभी नेक्स्ट 5-10 मिनट बाद आपको पढ़ाने ही वाला हूँ, फैक्ट आप रट लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी हम लोग देखते हैं लाइफ कैसी थी, कि आपको मोटा मोटा एक आपका ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ठीक है, तो स्टोन एज में पहली चीज़ हम लोग ये देखेंगे कि उनको फायर की नॉलेज नहीं थी स्टार्टिंग में। ठीक है, बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे उनको एनिमल पालने की, एनिमल हस्बेंड्री जिसको बोलते हैं, डोमेस्टिकेशन बोलते हैं, उसकी भी नॉलेज उनको नहीं थी स्टार्टिंग फेज में। ठीक है, वो लोग क्या करते थे, घर बनाने की नॉलेज नहीं थी, फायर की नॉलेज नहीं थी, व्हील की नॉलेज नहीं थी, एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी। समझ लीजिए इंसान था ना, वो जानवर था। वो क्या करता था, सुबह उठा, किसी को मारा, खाया, कोई पेड़ पे फल देखा, जो भी खाने लायक था, जो भी उसको समझ में आया उसको खाया। फिर रात हुई, उसको ठंडी लगी, तो कोई ऐसा गुफा देखा जिसमें ऐसा जाके वो घुस गया और सो गया। फिर सुबह उठा, फिर वही जीने खाने का काम था, जानवर की तरह रहता था इंसान। तो ये स्टोन एज की लाइफ थी हम लोग की जो एंसेस्टर थे ना, यहीं से तो आए हैं। तो स्टोन एज की लाइफ थी। ठीक है, स्टोन एज की शुरुआत कब से होती है? 3 लाख साल, 3 मिलियन ईयर्स आज से लेकर के 40,000 साल तक हम उसको स्टोन एज बोलते हैं, स्टार्टिंग फेज। फिर 40,000 से 8,000 तक, 8,000 साल पहले तक स्टोन एज था। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब शुरू करते हैं अपना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो रटने वाला है। आप 2-3 बार वीडियो देखोगे, आपको याद हो जाएगा, बट प्लीज़ रट लीजिएगा, ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। अब स्टोन एज का टॉपिक हम लोग क्यों लिया, इसका रीज़न ये है कि अभी पीसीएस क्या कर रहा है ना, यूपीएससी को फॉलो कर रहा है। तो स्टोन एज से वो बेसिकली साइट्स कहाँ पे स्टोन एज की कौन सी साइट कहाँ मिली, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टोन एज में कैसे टूल्स मिले, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। और स्टोन एज के टाइमलाइन पूछ रहा है कि पैलियोलिथिक कब था, मीजोलिथिक कब था, नियोलिथिक कब था। तो इसके बारे में हम लोग स्टोन एज को अच्छे से कवर अप करेंगे। ठीक है, तो स्टोन एज में पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पैलियोलिथिक साइट्स। ठीक है, पैलियोलिथिक को हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं। तो जो पैलियोलिथिक साइट है उसको ईयर वाइज अगर देखा जाए तो 3.5 लाख साल से लेकर के 8,000 BCE तक पैलियोलिथिक साइट को देखा जाता है। ठीक है, पैलियोलिथिक एज को हम लोग मेजर करते हैं, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया फर्दर। एक है लोअर, एक है मिडिल, एक है अपर। ठीक है, लोअर मतलब जो स्टार्टिंग फेज है पैलियोलिथिक का, 3.5 लाख साल से 1 लाख साल तक। ठीक है, वो हमारा लोअर पैलियोलिथिक साइट। फिर हमारा मिडिल पैलियोलिथिक एज क्या है, 1 लाख साल से 40,000 साल तक, ये हमारा मिडिल पैलियोलिथिक एज है। फिर हमारा जो अपर पैलियोलिथिक एज है, ये सबसे न्यू वाला पैलियोलिथिक एज है जिसके हमें एविडेंसेस मिले हैं, वो है 40,000 साल से 8,000 साल तक। ठीक है, तो ये हमारे पैलियोलिथिक जो एज है उसको फर्दर बाइफर्केशन किया गया 3 अलग अलग एजेस में। ठीक है, अब हम लोग एक एक एज के बारे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे कि कौन से एज में कब कहाँ पे कौन सी साइट है। ठीक है, तो जो लोअर पैलियोलिथिक एज है उसके सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स कहाँ पे, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का एक जगह है मिर्जापुर, वहाँ पे जो आपने वेब सीरीज देखी मिर्जापुर, सेम वही। वहाँ पे एक बेलन रिवर वैली है मिर्जापुर के पास में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा साइट्स और सबसे ज़्यादा एविडेंसेस मिले हमारे लोअर पैलियोलिथिक एज के। ठीक है, और सेकेंडली जो मोस्ट फेमस है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स मिले हुए हैं, बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले हुए हैं। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज में जो हमारे वो थे एंसेस्टर्स, उनको बोल सकते हैं हम लोग। पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमंस रहते थे, होमो सेपियंस रहते थे, वो टूल्स कैसे यूज़ करते थे, वो हैंड एक्सेस यूज़ करते थे और क्लीवर्स यूज़ करते थे, पेबल टूल यूज़ करते थे। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या, देखो हैंड एक्सेस वाला आप लोग अभी जैसे हम लोग के पास एक्सेस है ऐसे नहीं होते थे, क्योंकि पहले लोहा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी नहीं, मेटल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी नहीं, फायर के बारे में इन्फॉर्मेशन थी नहीं, फायर से वो लोग जानते भी नहीं थे। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, एक पत्थर लेते थे बड़ा सा, उस एक दूसरे पत्थर से उस पत्थर को मारते थे, तो जो यहाँ पे क्रैक आता था। ठीक है, तो ये जो छोटे पत्थर टूटते थे उनको बोलते थे हम लोग पेबल टूल। ठीक है, जो छोटा वाला पत्थर था उसको पेबल टूल बोलते थे, और जो बड़ा वाला टुकड़ा जाता था उससे वो लोग हैंड एक्सेस बनाते थे, जो कि ऐसे, जो कि कभी कभी ट्रायंगुलर शेप में भी होते थे ऐसे, और कभी कभी वो क्या होते थे, स्क्वायर शेप में भी होते थे हैंड एक्सेस, जो कि बहुत ज़्यादा रफ होते थे, बहुत शार्प नहीं होते थे कि किसी का गला काट दें या किसी को कट कर दें। बट हाँ, किसी को फेंक के मारते थे, अगर इसमें ऐसे बोन्स और हड्डी बांध दे, हैंडल बांध दे, तो किसी को फेंक के अगर मारते थे तो उस जानवर का सर्वर फट जाता था। तो इस तरह वो लोग हंटिंग करते। ठीक है, फिर
मिडिल पैलेलिथिक एज के जो साइट्स हमारे पास है सेम बेलन रिवर एंड सोन रिवर, भीमबेटका, कश्मीर, राजस्थान, छोटा नागपुर। अपर पैलेलिथिक में भी जो हमारा राजस्थान है, छोटा नागपुर है और कश्मीर है उसके हैं, बट ज़्यादा जो मेन एविडेंसेस हमें ज़्यादा मिले वो मिर्जापुर और बेलन रिवर और भीमबेटका से ही मिले हैं, ठीक है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब मिडिल एज तक आते आते आग की खोज हो जाएगी, उन लोगों आग के बारे में जानेंगे, कभी पत्थर वत्थर एक दूसरे पे तोड़ फोड़ रहे होंगे तो चिंगारी निकली होगी, आग लग गया होगा, अरे हाँ आग मिल गई, बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई आग की। अब यहाँ पे टूल्स पे भी चेंजेस है क्योंकि थोड़ा दिमाग आ गया, यूज़ करते करते उन्होंने पत्थर फेंक के मारे और बोले यार सर फट रहा है लेकिन तब भी भाग जा रहे हैं, मर नहीं रहे हैं, तो उन्होंने सोचा थोड़ा शार्प बनाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो पहले बड़ा पत्थर लेते थे ना ऐसे दूसरे पत्थर से मार के उसको ऐसे क्रैक बनाते थे, तो बड़े वाले पत्थर को पहले लोग यूज़ करते थे, फिर उन्होंने क्या किया, जो छोटे वाले पत्थर है ना उनको हल्का सा रफ को हल्का से घिस के थोड़ा शार्प बनाया और उनको यूज़ करना शुरू किया, तो उसको स्क्रैपर्स बोलते हैं, ठीक है, और बोरर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरर्स। फ्लेक मतलब जो छोटा वाला टुकड़ा है उसको फ्लेक बोलते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। फिर हमारा अपर पैलेलिथिक एज की साइट्स कहाँ पे है, देखिए ये थोड़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़िएगा। मुच चलता और कुरनूल कहाँ पे? कर्नाटका में, साउथ इंडिया साइड में आप देखिए, विंध्यास और वेस्ट बंगाल में मिले हैं। हमें मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो ऑस्ट्रिच के एक्सेल मिले, मतलब पहले इंडिया में भी ऑस्ट्रिच रहते थे, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं रहते थे, इंडिया में भी ऑस्ट्रिच रहते थे, तो ऑस्ट्रिच के एक्सेल मिले हुए हैं। और एनिमल बोन्स के टूल मिले हुए हैं, ठीक है। एनिमल बोन्स मतलब क्या होता है कि जानवरों को मारते थे, उनके हड्डियों से ही टूल्स बनाने लगे थे, ठीक है। अब ये लोग कौन कौन से टूल्स यूज़ करने लगे, ये लोग देखिए थोड़ा और एडवांस हो गए पहले से, तो इन लोगों ने कौन कौन सा टूल यूज़ किया, इन्होंने टूल यूज़ किया ब्यूरिन्स बोलते हैं उनके, ब्यूरिन्स मतलब पेचकस जैसा ऐसा पतला सा ऐसा कुछ लेते, तो लकड़ी में छेद करने के लिए उन्होंने बनाना शुरू किया। ब्लेड्स बनाने शुरू किए, ब्लेड मतलब जो बड़ा वाला पत्थर था उसको तोड़ा, जो छोटा वाला पत्थर था उसको एकदम घिस के शार्प किया, ब्लेड बनाया, जिससे वो गला वाला काटने लगे, कटपिट करने लगे, ठीक है, तो ब्लेड बनाए इन्होंने। यह है अपर पैलेलिथिक एज के साइड्स, ठीक है। और इस साइड में इस एज में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हुई वो ये हुई कि एनिमल डोमेस्टिकेशन उन्होंने सीख लिया। एनिमल डोमेस्टिकेशन मतलब पहले लोग जानवरों को मार के खाते थे, अब इन्होंने क्या किया कि जानवरों को पालना शुरू कर दिया और उनको फिर साथ में रखते थे, इधर से उधर जहाँ ट्रैवल करते थे साथ में ले जाते थे, और जब ऐसे खाने की कमी होती थी तब उनको मारते थे, अदरवाइज उनकी रखते थे, उनसे दूध लेते थे, वूल लेते थे और जो भी उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आता है कि एनिमल हस्बेंड्री के सबसे पहले एविडेंसेज हमें किस एज से मिलते हैं, तो वो हमारा अपर पैलेलिथिक एज, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे कि और भी बहुत सारी पैलेलिथिक साइट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। पहली साइट है कर्नाटका में, उसका नाम है हुनसिंग बाइचबाल वैली, ठीक है। कहाँ पे? कर्नाटका में हुनसिंग बाइचबाल वैली। दूसरा अत्तरीपक्कम तमिलनाडु में, नाम से आप लोग समझ सकते हो, अत्तरीपक्कम तमिलनाडु। ललितपुर उत्तर प्रदेश में, वही मिर्जापुर वाला ललित, आप लोग सब जान ही होंगे। पैसरा बिहार में और चिकरी नेवासा महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, चिकरी नेवासा महाराष्ट्र में, पैसरा बिहार में, ललितपुर उत्तर प्रदेश में, अत्तरीपक्कम तमिलनाडु में और हुनसिंग बाइचबाल कर्नाटका में, ठीक है। तो ये तो हमारी साइट्स थी पैलेलिथिक एज की। इनसे बाहर पैलेलिथिक से क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो प्लीज इनको याद रखिएगा, रिमेंबर 2-3 बार आप वीडियो देख लो, आपको ईजिली याद हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ेंगे, मेसोलिथिक साइट पे आएंगे। मेसोलिथिक साइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स कहाँ पे वो देखेंगे हम लोग। तो मेसोलिथिक पीरियड है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट साइट है वो है भीमबेटका मध्य प्रदेश, क्योंकि देखो एक जगह इंसान है ना शो कर देता है उसको, अगर हर चीज़ मिल जा रही। भीमबेटका में की खास बात ये थी कि इसके बगल नदी बहती थी, वहाँ से उसको पानी मिल गया, जंगल थे आसपास, वहाँ पे उसको खाना मिल गया, और टूल्स बनाने के लिए, औजार के लिए हमें क्या चाहिए, कड़े पत्थर चाहिए, स्ट्रॉन्ग पत्थर चाहिए, तो उसको क्वार्टजाइट के पत्थर यहीं पे मिल जाते थे, जस्पर मिल जाता था यहीं पे, तो यहीं पे वो रहने लगा, उसको ईजी पड़ता था, हर चीज़ यहाँ पे सुविधाएं मिली थी। तो भीमबेटका तो कॉमन है, पूरे स्टोन एज में भीमबेटका कॉमन है, हर तीनों स्टोन एज पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और कैल्कोलिथिक के सारे एविडेंसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। फिर हमारा जो मेन फेमस है आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, यहाँ पे आपको एविडेंसेस मिलेंगे। बागौर जो है राजस्थान में, यहाँ पे आपको एविडेंसेस मिलेंगे, ठीक है। अब आदमगढ़ और बागौर में हमें 2 चीज़ मिली हुई है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आदमगढ़ और बागौर में हमें मिला हुआ है एनिमल डोमेस्टिकेशन, कि वो लोग जानवरों को पालना शुरू कर चुके थे, हमें एनिमल्स की हड्डियाँ मिली हुई हैं, ठीक है। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि पूछ लेगा कि मेसोलिथिक साइड में कहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन के साक्ष्य मिलते हैं, तो हमारा आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में और बागौर है राजस्थान में, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट साइट है वो है पैसरा बिहार, वो भी आप, फिर हमारे सराय नहर राय और दमदमा उत्तर प्रदेश में। अब हमारे पास, और फिर हमारा बीरभानपुर वेस्ट बंगाल, फिर हमारा गौरी गुंदम और गावी आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, गौरी गुंदम और गावी आंध्र प्रदेश, और फिर हमारा संगनकुल्लू कर्नाटका और तनमलाई केरला, याद रखिएगा, तनमलाई केरला, संगमकुल्लू कर्नाटका, गौरी गुंदम गौरी आंध्र प्रदेश, बीरभानपुर वेस्ट बंगाल, दमदमा उत्तर प्रदेश, महादहा उत्तर प्रदेश, सराय नहर राय उत्तर प्रदेश, पैसरा बिहार, भीमबेटका मध्य प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान। अब इसमें से हमारा जो सराय नहर, दमदमा, महादहा है उत्तर प्रदेश में मिला है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें और मिली हैं जो इन्फॉर्मेशन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो दमदमा है
उसमें हमें 41 कब्रें मिली, 41 ग्रिफ्स मिले हैं एक साथ। मतलब ऐसा कोई ऐसी साइट नहीं है इंडिया में जहाँ पे एक साथ इतनी कब्रें मिली हो मेसोलिथिक पीरियड के। तो हमें दमदमा याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसी कौन सी साइट है मेसोलिथिक की स्टोन एज की जहाँ पे 41 कब्रें मिली, 41 ग्रिफ्स मिले, तो है दमदमा, ठीक है। ऐसे महादहा जो कि प्रतापगढ़ में है, इसमें क्या हुआ है, डबल या ट्रिपल ब्यूरियल मिले, मतलब डबल या ट्रिपल एक साथ 2 या 3 लोगों को दफनाया गया है, वो भी उत्तर प्रदेश में महादहा में, याद रखिएगा। अब ये डबल ट्रिपल कैसे हो सकते हैं, देखो एक में तो मेल फीमेल को एक साथ बहुत सारी साइट्स में दफनाया गया। मेल फीमेल को एक साथ दफनाने का मतलब कि वो लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास करते हैं, उन लोगों के अंदर प्यार ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, बाबू के बिना जी नहीं पा रहे होंगे, समझ सकते हैं आप। तो इसलिए उनको एक साथ दफनाया गया होगा कि हाँ जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी LIC बने हुए थे साथ में दोनों लोग, तो इसलिए उनको वहाँ पे दफनाया गया। डबल ट्रिपल ब्यूरियल मिले वहाँ पे। जो हमारा बेलन वैली था, उत्तर प्रदेश का बेलन वैली, वहाँ पे हमें प्लांट कल्टिवेशन और एनिमल डोमेस्टिकेशन के साक्ष्य मिले। प्लांट कल्टिवेशन किसे कहते हैं कि पेड़ों का वो लोग क्या करने के लिए, उसको उगाने लगे, रख रखाव करने लगे, खेती नहीं, कृषि नहीं, एग्रीकल्चर नहीं, प्लांट कल्टिवेशन और डोमेस्टिकेशन के साक्ष्य मिले हैं बेलन वैली में। फिर हमारा लोतेश्वर और रतनपुर गुजरात में है, यहाँ पे हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे, गुजरात में। हमारा जैसे ये हमारा गुजरात पोर्शन है, तो यहाँ पे लोतेश्वर और रतनपुर मिले हैं, वहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन के साक्ष्य मिले हैं। मिर्जापुर जो हमारा उत्तर प्रदेश, वहाँ पे पॉटरी के साक्ष्य मिले। मतलब अब पॉटरी का साक्ष्य मिलने का मतलब क्या होगा कि पहले देखो, पहले हम लोग घूमते खाते थे, केव में रहते थे, अब हम लोग ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया, ठीक है, जानवरों को पालना शुरू कर दिया, हम लोगों ने पेड़ों को उगाना शुरू कर दिया, तो हम लोग को पास एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी हुई जिसे हम खाने पीने हो गए, तो हम लोग मिट्टी के बर्तन में इसको स्टोर करने लगे। जैसे मान लो दूध, जानवरों से दूध निकला, उसको स्टोर करने लगे। फिर हम लोगों ने मान लीजिए प्लांट, उसमें से हमें कोई फल मिला, उसके जूस निकला, उसको स्टोर करने लगे। फल रखने के लिए जगह बनाने लगे। तो धीरे धीरे हम डेवलप होने लगे, एक साथ रहने के करीब आने लगे। तो इस तरह डेवलपमेंट हुआ ह्यूमंस का, आप देख सकते हो, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा चौपानी मुंडा। चौपानी मुंडा कहाँ पे, बेलन रिवर वैली में, उसी के पास में एक जगह है चौपानी मुंडो। बेलन रिवर वैली कहाँ है हमारा, उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर साइड के पास, याद रखिएगा। चौपानी मुंडो में हमें क्या मिले, एग्रीकल्चर, कृषि के साक्ष्य मिले कि वाह अब लोग एग्रीकल्चर भी करने लगे हैं, ठीक है। अब उस समय में टूल्स क्या क्या यूज़ होते थे मेसोलिथिक में, जैसे हम लोगों ने देखा था कि पैलियोलिथिक में क्या क्या टूल यूज़ होते थे। पैलियोलिथिक में टूल्स क्या होते थे कि बड़ा सा पत्थर लेते थे, तोड़ते थे। पहले स्टार्टिंग फेज में तो बड़ा वाला यूज़ करने लगे जो रफ था, जिसमें मार के सर फोड़ते थे। बाद में फिर छोटा यूज़ करने लगे, थोड़ा शार्प था कि गला वाला काटने लगे। इसमें क्या करने लगे, इसमें माइक्रोलिथ यूज़ करने लगे, मतलब जो बड़ा पत्थर था उसको काटे, जो छोटा लगे उसको और छोटा काटे। माइक्रोलिथ मतलब 1 से 5 सेंटीमीटर के बराबर टूल, और बहुत शार्प बनाने लगे, ठीक है। जो कि बड़े बड़े पत्थरों से मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग पत्थर, जैसे क्वार्ट्जाइट, चर्ट, जैस्पर, अजेट, इन सबसे उन्होंने बनाने लगे, जिससे कि आप चक्कू वाला काम ये लोग कर सकते थे, एकदम छोटा छोटा वाला काम चक्कू वाला, कि हाँ मार दो, गला वाला कट जाए, जानवरों को छील लो, जानवरों के मांस को बराबर बराबर काट लो। और इस एज में इन लोगों को आग के बारे में जानकारी हमें पहले ही मिल चुकी थी, लोअर पैलियोलिथिक साइट में, आपको जैसे मैंने पहले बताया। एग्रीकल्चर ये लोग शुरू ही कर चुके हैं, साक्ष्य भी मिल चुके हैं हमें इसके, ठीक है। कहाँ पे, चपानी मुंडो में। फिर हमें एनिमल एंड हस्बेंड्री तो लोग पहले से ही जानते थे, तो ये तीनों चीज़ें भी लोग करने लगे। लेकिन अभी व्हील की खोज नहीं हुई है। व्हील मतलब पहिए की खोज नहीं हुई है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। फिर हम लोग आते हैं अपने नियोलिथिक एज पे। नियोलिथिक एज 7000 BCE से 1000 BCE तक चलता है, जो कि अगर हम आज से जोड़े तो 9000 साल पहले से 3000 साल तक हमारा नियोलिथिक एज है, ठीक है। इसके बाद हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हो जाता है। तो नियोलिथिक एज में क्या क्या चेंजेस आए, अब आप पहले ही देख चुके हैं कि पहले हम लोग आग की खोज कर चुके हैं, एग्रीकल्चर की खोज कर चुके हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर चुके हैं। इस एज में हमें व्हील की खोज की। व्हील मतलब पहिए की खोज। पहले मिट्टी के पहिए बनाए जाते थे, मिट्टी को ऐसे सुखा के बना के, पहिए को सुखा के मिट्टी के पहिए बनाए जाते थे, ठीक है। फिर उन्होंने लकड़ी के पहिए बनाने शुरू किए, ठीक है। तो इसकी खोज कब हुई, हमारी नियोलिथिक साइट में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इस एज में हुई है व्हील की, ठीक है। अब नियोलिथिक एज की साइट्स कौन कौन सी हैं। नियोलिथिक की सबसे बड़ी साइट, सबसे इंपॉर्टेंट साइट है मेहरगढ़, जो कि बलोचिस्तान में है। मेहरगढ़ को एशिया की सबसे बड़ी साइट कहा जाता है नियोलिथिक एज की, स्टोन एज की, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते सबसे एडवांस भी है ये, क्योंकि ये इकलौती ऐसी साइट है, क्योंकि क्वेश्चन कभी अगर पूछ लेता है कि कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पे स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों के साक्ष्य मिले हैं, तो वो इकलौती साइट है मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ में सबसे बड़ी बात यह है कि मेहरगढ़ में हमें एग्रीकल्चर के सबूत मिले हैं, पॉटरी के सबूत मिले हैं, फिर उसके बाद हमें व्हील के सबूत मिले हैं। एग्रीकल्चर में स्पेशली यहाँ पे वीट, गेहूँ, जौ और बाजरा उगाते थे, ठीक है। इसके साक्ष्य मिले मेहरगढ़ से। एनिमल डोमेस्टिकेशन और ज्वेलरी के भी साक्ष्य मिले। ज्वेलरी मतलब बोन्स, हड्डियों से ज्वेलरी बनाते थे, या फिर और जो कोई पत्थर मिल जाता था उसको काट काट के ज्वेलरी बनाते थे, तो मेहरगढ़ से हमें ये मिला है, याद रखिएगा। ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा यूनिक, सबसे ज़्यादा बड़ा और इकलौता साइट जहाँ पे स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों के साक्ष्य मिले, वो है मेहरगढ़, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि और कौन कौन सी साइट है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, और कौन कौन सी साइट है। तो बुर्जहोम और गुरफकल ये कश्मीर में मिले हैं दोनों साइड। इन दोनों साइड की विशेषता ये है कि बुर्जहोम में हमें ड्वेलिंग पिट्स मिले। ड्वेलिंग पिट्स मतलब समझ लीजिए आप कि मान लीजिए ये ज़मीन है,
क्योंकि कश्मीर में बहुत ठंडी पड़ती है, बर्फ यहाँ पे गिर रही है, यहाँ पे बर्फ गिर रही है, तो लोग क्या करते थे, गड्ढा खोदते थे, जमीन से ज़्यादा नीचे नहीं, थोड़ी नीचे, और यहाँ पे रहते थे, पत्ती उत्ती ऊपर ऐसे घर बनाते थे, पत्ती उत्ती मिट्टी उट्टी डाल देते थे जमीन के ऊपर और नीचे गड्ढा खोद के रहते थे। इसको ड्वेलिंग पिट्स बोलते हैं, ठीक है, जमीन के नीचे गड्ढे, ठीक है। कहाँ पे मिले हमें? बुर्ज होम में मिले। और क्या क्या मिला हमें बुर्ज होम में? बुर्ज होम में मिला है डॉग और ह्यूमन को एक साथ दफनाया गया। मतलब इंसान ने सबसे पहले अगर किसी जानवर को डोमेस्टिकेट किया, पालतू बनाया, घर का वफादार समझा, तो वह है कुत्ते, ठीक है। उनके एक साथ दोनों के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले कहाँ पे? बुर्ज होम में। तो याद रखिएगा कि एक ऐसी साइट जहाँ पे कुत्ते और इंसान को एक साथ दफनाया गया है वो है बुर्ज होम में, ठीक है। फिर और कौन की साइट? हमारा महागार और कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में, ये हमारी साइट है। चिरांद बिहार में, ये हमारी साइट है। हल्लूर और ब्रह्मगिरी कर्नाटका में, ये हमारी साइट है। याद रखिएगा क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट क्या हमने पढ़ा? मेहरगढ़, बुर्ज होम, गुरफकल, महागढ़, कोल्डिहवा, चिरांड, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, ठीक है। याद रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट साइट्स है नियोलिथिक एज की, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे फैक्ट्स, और क्या क्या फैक्ट हमें नियोलिथिक के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि नियोलिथिक एज में देखो, पहले हम लोगों ने क्या किया? पहले हम लोगों ने जानवरों को पालना शुरू किया, डन हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने उसके बाद आग की खोज की, डन हो गया। फिर हम लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, डन हो गया। प्लांट्स को कल्टीवेट करना शुरू किया, डन हो गया। अब हम ये सब कर चुके हैं, तो हम लोग के पास अब एग्रीकल्चर करना शुरू किया, तो हम लोग एक जगह रहना शुरू करते हैं। अब रहना शुरू करने तो हमें घर चाहिए। एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो ज़्यादा हमारे पास खाना बच रहा है, तो हम उसको स्टोर करने के लिए ग्रैनरी चाहिए, ठीक है। तो ये सब के साक्ष्य में कब मिलते हैं? नियोलिथिक एज में मिलते हैं, जहाँ पे हमें ग्रे एंड मड पॉटरी मिलती है सामान को रखने के लिए। ग्रे कलर की मड पॉटरी, मड मतलब होता है मिट्टी को ऐसे सुखाते हैं, ग्रे कलर की हो जाती है उसकी पॉटरी। मड की ही ब्रिक हाउसेज मिले हैं, मतलब मड लेते थे ऐसे ईंटे की तरह उसको बनाते थे, सुखा देते थे, उसी के घर बना लेते थे, ठीक है। ग्रैनरीज मिली हैं, सेम मड ब्रिक की ग्रैनरीज मिली हैं। ग्रैनरीज मतलब जहाँ पे हम लोग अनाज भंडारण करते थे, ठीक है। बोन टूल्स मिले हैं, हड्डियों के औजार मिले हैं। पॉलिश टूल मिले, मतलब देखो अब पहले पत्थर लेते थे, तोड़ते थे, बड़े वाले को स्टार्टिंग में पैलियोलिथिक में यूज़ करते थे, पहले स्टार्ट पैलियोलिथिक में, फिर छोटे वाले को यूज़ करना शुरू किया, फिर इसको शार्प करके यूज़ करना शुरू किया, फिर हड्डियों के टूल्स स्टार्ट करना शुरू किया। अब इसमें क्या करें? इन्हीं टूल्स को पॉलिश किया जाने लगा, मतलब और ज़्यादा हमारे पास आर्टिजनशिप आ गई, हम थोड़ा चालाक हो गए, तो हम इसको सब पॉलिश वॉलिश करके एकदम चमचमा के एकदम शार्प करके रखते थे, ठीक है। और सेटल होने लगे। मेन इंपॉर्टेंट क्या हुआ? सेटलमेंट होने लगे, ठीक है। एग्रीकल्चर के साक्ष्य में मिले, एग्रीकल्चर के सबसे बड़े बड़े साक्ष्य में कहाँ मिले? देखिए, बार्ले, वीट, रागी, राइस, हॉर्स ग्राम मतलब चना और दाल, ये सब उगाते थे हम लोग उस टाइम में, नियोलिथिक एज में हम लोग ये सब के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, इन सब के साक्ष्य में मिले हुए हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका, ठीक है। मेहरगढ़ में हमें ये सब साक्ष्य मिले हैं, बाकी बुर्ज होम में और जो हमारे ये आलमगीरपुर और हल्लूर और हमारी कोल्डिहवा, चिरांड, यहाँ सब पे ये सब एग्रीकल्चर के साक्ष्य में मिले हैं, ठीक है। अब प्लगिंग जोतने के लिए हमें स्टोन सेल्स का इस्तेमाल करने के पहले क्या होता था? पहले आयरन की कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं और लकड़ी के इतने डिज़ाइन हम लोग बना नहीं सकते थे जो हम लोग ऐसे पहले हल बनाते थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे? अब खेत में खेती करनी तो जोतना तो पड़ेगा ही ना, प्लगिंग तो करनी ही पड़ेगी ना, तो इसके लिए हम लोग स्टोन सेल्स बनाने लगे। स्टोन सेल्स मतलब ऐसे होता था कुछ, वो इसी से हम लोग ऐसे यहाँ पे लकड़ी लगाते थे, इसी से हम लोग ज़मीन खोद के इसमें क्रॉप कल्टिवेशन करते थे, ठीक है। तो ये था हमारा स्टोन एज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। कौन सी साइट इंडिया में कहाँ पे है उसकी इन्फॉर्मेशन, क्या क्या चेंजेस है स्टोन एज में इसकी इन्फॉर्मेशन। इससे बाहर आपका स्टोन एज से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो प्लीज़ इससे 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, रट लीजिए। आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन स्टोन एज से करके आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, जो सोसाइटी थी, ठीक है। तो पहले आप ये समझो कि पहले इसको सिविलाइजेशन क्यों बोला गया? सिविलाइजेशन इसलिए बोला गया कि लोग यहाँ पे सिविलाइज तरीके से, बिना लड़ाई झगड़े के, अच्छे से ट्रेड एंड कॉमर्स व्यापार करते हुए प्रॉस्पर तरीके से रहते थे, इसको सिविलाइजेशन बोला गया। खास बात क्या है कि यहाँ पे 90 डिग्री, आप लोगों ने सुना होगा कि मान लीजिए घर यहाँ बनता था, 90 डिग्री पैटर्न पे की गलियाँ कट होती थी। इन्होंने नालियों को साफ रखने के लिए बहुत बेहतरीन ढकी हुई नालियाँ बनाई थी, जगह जगह पर उन्होंने जगह छोड़ रखी थी उसको साफ करने के लिए, ठीक है। घर था, घर से बाहर ऐसे नाली निकलती थी, तो पहले गड्ढे में पानी गिरता था, इससे कि सॉलिड वेस्ट वहीं रह जाए, फिर ऊंचे पे नाली में बह जाता था पानी, जो 90 डिग्री पे बाहर मेन बड़ी नालियों से मिलती थी, ठीक है। कुएं भी लोग बनाना जानते थे अच्छे से, ठीक है। और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कैनाल्स भी बनाना जानते थे। एग्रीकल्चर करते थे, सरप्लस होता था तो उसको स्टोर करने के लिए ग्रैनरी बनाना जानते थे, ठीक है। रिचुअल्स के लिए उन्होंने ग्रेट बाथ बनाया हुआ था, एक साथ नहाते थे वहाँ पे, कुछ पूजा पाठ करते थे, जैसे भी हम लोग अभी देखा होगा संगम में हम लोग नहाने गए थे, कुंभ मेला, वैसे कुछ उन लोग का होता होगा, ठीक है। और क्या क्या इन लोगों की खास बात थी? ये लोग समुद्र के रास्ते भी जाकर ट्रैवल करते थे, मेसोपोटामिया में जाकर के, इजिप्ट में जाकर के, अफगानिस्तान में जाके ट्रेड करते थे, वहाँ से अच्छी चीज़ें यहाँ लाते थे, यहाँ से अच्छी चीज़ें वहाँ देते थे। बहुत ही प्रॉस्परस सोसाइटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है इंडस वैली सिविलाइजेशन की कि ये लोग गोल्ड के बारे में भी जानते थे, सिल्वर के बारे में भी जानते थे, कॉपर के बारे में जानते थे, ब्रोंज के बारे में जानते थे, बस आयरन के बारे में नहीं जानते थे, या भी जानते होंगे बट उसको उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो, बट आयरन के बारे में ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले, बिल्कुल साक्ष्य नहीं मिले, इसलिए हम लोग ऐसा मान लगाते हैं कि आयरन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। गोल्ड लोग कहाँ जानते थे? गोल्ड लोग जानते थे KGF से, KGF कोलार गोल्ड फील्ड, रॉकी भाई वाला, ठीक है। अब जो
इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी शुरुआत हम लोग कब से मांगते हैं 2500 BC से 1750 BC में। BCE अब लिखने लगे हैं, बिफोर कॉमन एरा लिखने लगे हैं, ठीक है। पहले BC लिखते थे बिफोर क्राइस्ट, उसको सब लोग गालियाँ बना देते थे, बट अभी BCE लिखने लगे हैं, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत कब होती है? 2500 BCE से 1750 BCE तक माना जाता है, ठीक है। अब इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट कहाँ तक था, मतलब कितने दूर में ये फैला हुआ था, तो ठीक है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में हमारा है, मतलब मान लीजिए हमारा ये इंडिया है, थोड़ा रफ बना रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। ये इंडिया हमारा, तो मांडा यहाँ पे जम्मू कश्मीर था, ठीक है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में था, ये पार्ट, ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था, ये पार्ट, और सुत्ता गंडौर पाकिस्तान में था, ये पार्ट, ठीक है। यहाँ से हमारी इंडस रिवर बहती थी, तो मोस्टली साइड तो इसके इधर है, बट इंडिया में जितनी साइड से यहाँ पे, तो यहाँ तक इसका एक्सटेंट थे, ठीक है। मतलब ये पूरा एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सटेंट में आता था, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, वो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। अगर कोई पूछे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ है, तो आप बोलोगे मांडा, जो कि है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है सुत्ता गंडौर, ठीक है। क्या नाम है? सुत्ता गंडौर, पाकिस्तान में है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। दाइमाबाद सदर्न मोस्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का दाइमाबाद सदर्न मोस्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में। आप जिसको ईस्टर्न वेस्टर्न समझ में, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ईस्ट मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो पूरब का आलमगीरपुर, पश्चिम का सुत्ता गंडौर, उत्तर का मांडा, दक्षिण का दाइमाबाद। इतना याद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारी बहुत डेवलप सिविलाइजेशन थी, तो इसमें हमें पोर्ट्स के साक्ष्य मिलते हैं। पोर्ट्स मतलब जैसे कि आज हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, समझ लीजिए समुद्र है, तो यहाँ पे जो पोर्ट होते हैं जहाँ पे सामान आता है समुद्र से, शिप से आता है, जहाज से आता है, और यहाँ पे उतारते हैं, तो उसको पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। बंदरगाह जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो उसके साक्ष्य कहाँ से मिले? देखो लोथल गुजरात में है, सबसे बढ़िया पोर्ट, सबसे बड़ा पोर्ट, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैनचेस्टर कहा जाता था, ठीक है। अल्लादीनो पाकिस्तान में है, सुत्ता गंडौर पाकिस्तान में है, बालाकोट पाकिस्तान में है, ये सब पोर्ट्स थे। पुंटासी पाकिस्तान में, धौलावीरा गुजरात में है। तो ये इतने सारे हमारे पोर्ट सिटीज़, आप याद कर लीजिएगा। इसको क्वेश्चन ऐसे देता है कि क्वेश्चन देगा कि इनमें से कौन सी पोर्ट सिटीज़ नहीं है, और नाम दे देगा, कोई एक्स्ट्रा नाम दे देगा, ये सब नाम, तो आप इसमें से आप कर ले जाओगे, इसे याद रखिएगा, ठीक है। पोर्ट सिटीज़ कौन कौन सी। अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था वो इस टाइप का पूछा था इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कौन सी साइट किस नदी के किनारे है और किस कंट्री में है, किस स्टेट में, किसने उसकी खोज की, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हड़प्पा साइट है जो सबसे पहले खोजी गई थी, इसीलिए इस पूरे सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया। वो रावी नदी के किनारे है, पंजाब डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पाकिस्तान और इंडियन पंजाब दोनों मिला लीजिए, पंजाब डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब तो टोटली पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। फाउंडर खोजा किसने? दयाराम साहनी जी ने 1921 में इसकी खोजी। कब हुई? 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की, रावी नदी के किनारे, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ओके। फिर मोहनजोदाड़ो की खोज हुई। ये किस नदी के किनारे? इंडस नदी के किनारे। सबसे बड़ा शहर है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का। डिस्ट्रिक्ट सिंध, जो कि किसमें है? पाकिस्तान में, ठीक है। इसकी खोज किसने की? आर.डी. बनर्जी ने 1927 में, ठीक है। 1927 में आर.डी. बनर्जी जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की, ओके, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर जो नेक्स्ट हमारा है वो है चानहुंदरो। चानहुंदरो किसके निकट है? इंडस नदी के किनारे है, जो भी सिंध में है, पाकिस्तान में। इसकी खोज किसने की? एन.जी. मजूमदार। 1931 में इसकी खोज करते हैं, ठीक है, चानहुंदरो की। लोथल, जिसको हमने भी पढ़ा, पोर्ट सिटी है, ठीक है। यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्री थी। बीड मतलब मन के, जो ऐसे माला बनते हैं ना, माला, तो इसमें जो ये चीज़ ऐसे भरी होती है इसको बीड बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी फैक्ट्री मिली है, मतलब समझ लीजिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बीड की फैक्ट्री होती थी लोथल में, पोर्ट सिटी है। तो इसको किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। याद रखिएगा, डिफरेंट नदी है, भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में, इंडियन साइट है। और एस.जी. राव ने 1954 में इसकी खोज की, ठीक है, याद रखिएगा इसको, प्लीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हमारा है वो है कालीबंगन। कालीबंगन की खोज किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे, राजस्थान में है। इंडिया में खोज किसने की? ए घोष ने की 1951 में, ठीक है। कालीबंगन की खोज किसने की? ए घोष 1951 में, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? बनावली। बनावली गंगा नदी के किनारे, सेम हरियाणा में पाई जाती है। मतलब समझ लीजिए आपकी ये इंडिया है और ये हमारा राजस्थान पार्ट, ये गंगा नदी है, ऐसे है कि राजस्थान में यहाँ पे कालीबंगन मिलता है और हरियाणा में हमारे यहाँ पे बनावली मिलती है, ठीक है। खोज किसने की? आर.एस. बिस्ट ने 1973 में, 1973 में खोज की थी। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है, गुजरात में है, इंडिया में है। जेपी जोशी ने 1967 में खोज की। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे, गुजरात में है। जेपी जोशी ने 1967 में इसकी खोज की, ठीक है। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट साइट्स उनकी खोज करने के वाले, ठीक है। इसको प्लीज याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन बनता है, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा या डायरेक्टली पूछ लेगा, ऑप्शन में पूछ लेगा, तो प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, ठीक। अब जो हमारा मेन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहले हड़प्पा नाम किसने दिया, हड़प्पा के बारे में जानकारी किसने की? तो भाई व्हीलर थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब ब्रिटिश राज था, उसके हेड आए थे नए नए बन के, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ पे रेल की पटरियाँ बिछानी शुरू की, तो वहाँ पे ईंटें बहुत सारी मिली, तो उन्होंने इसका खोज किया, तो इसका नाम हड़प्पा रखा गया 1944 में, ठीक है, व्हीलर के द्वारा, ठीक है।
अब एक फैक्ट और याद रखिएगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है बट याद रखिएगा, चानहुंदरो, लोथल और धौलावीरा में ड्रिल फाउंड है। ड्रिल मतलब क्या होता है, गड्ढा करने के लिए मशीन, एक टूल टाइप का उन्होंने बनाया था। कहाँ मिला है इनको चानहुंदरो में, लोथल में और धौलावीरा में। क्यों यहाँ पे मिला आप ये सोचिए। देखिए लोथल, धौलावीरा और चानहुंदरो तीनों समुद्र के किनारे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी अगर डॉक रखना होगा तो गड्ढे खोदने होंगे, वेल सूखा पड़ा है राजस्थान में, तो यहाँ पे कुएं खोदने होंगे तो गड्ढे खोदेंगे, इसलिए यहाँ पे ड्रिल मिला है। तो याद रखिएगा ऐसी कोई चीज़ ऐसे नहीं मिलती, वहाँ पे उसका काम होता है तभी वो मिलती है। तो याद रखिएगा, आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे कि कौन सी साइट से कौन कौन सी एक्सकेवेशन फाइंडिंग होंगी, खुदाई करने पे, ढूंढने पे, रिसर्च करने पे में क्या क्या मिला, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा में मिली है 6 ग्रैनरीज, सामान, कृषि के उत्पाद, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और सामान रखने के लिए 6 ग्रैनरीज बड़ी बड़ी। लिंगम एंड योनि मिली हुई है, वो लोग प्राइवेट पार्ट्स की पूजा करते थे इंसान के, ठीक है। लिंगम एंड योनि प्रकृति की एंड पुरुष की, ठीक है। मदर गॉडेस की की क्ले फिगर मिली है। मदर गॉडेस मतलब एक ऐसी देवी बनाई हुई थी वहाँ पे, उनके चारों तरफ पेड़ पौधे सब ऐसे उग रहे थे, वो सबको आशीर्वाद दे रही थी। मदर गॉडेस की क्ले फिगर मिली हुई है, ठीक है। एक शीशा मिला हुआ है, मिरर, और वीट और बार्ले के साक्ष्य मिले हैं। वीट मतलब गेहूं और बार्ले के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कहाँ पे, हड़प्पा में, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर मोहनजोदारो से हमें क्या क्या मिला, ग्रेट गैलरी मतलब बहुत बड़ी बड़ी ग्रैनरी मिली है। ग्रेट बाथ, नहाने की बहुत बड़ी जगह मिली है। डांसिंग गर्ल की ब्रोंज स्टैचू, जिसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी बोलते हैं। लॉस्ट वैक्स टेक्निक मतलब एक पहले क्या करते थे, एक मोम के ऐसे बनाते थे पहले कोई फेक फिगर, फिर उसमें ऐसे ऊपर से ऐसे लिक्विड करके डाल देते थे इसमें कॉपर, ब्रोंज, जो भी मेटल आपको डालना होता था, फिर उसी शेप में हो जाता था, फिर ऊपर से इसको तोड़ देते थे। तो ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहा जाती है, ठीक है। मोहनजोदारो से मिली है, ठीक है। और क्या क्या मिला है मोहनजोदारो से, बियर्डेड मैन मिला है। बियर्डेड मैन मतलब कौन था, बियर्डेड मैन मतलब एक ऐसा इंसान था जो ऐसे बढ़िया से एक शॉल ओढ़े हुए है और इसकी दाढ़ी है, इसको राजा माना गया है वहाँ का, ठीक है। तो बियर्डेड मैन की स्कल्पचर मिला हुआ है, टेराकोटा का है वो। और कॉटन और सील्स मिले हुए हैं, ठीक है। कॉटन और सील्स मिले हुए, सील्स किसके, यूनिकॉर्न सील्स मोस्टली मिले हैं स्क्वायर शेप में, ठीक है। कॉटन और सील्स मिले हुए, ठीक है। फिर सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फिर नेक्स्ट साइट हमारी है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी से हमें मिले लार्जेस्ट इंडियन इंडस सिविलाइजेशन साइट है, मतलब इंडिया में राखीगढ़ी जो है, क्योंकि देखो मोहनजो हड़प्पा तो पाकिस्तान में चला गया, राखीगढ़ी सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन है इंडिया की। याद रखिएगा आप लोग अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इंडिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन कौन सी इंडस वैली की, तो राखीगढ़ी, ठीक है। सुरकोतड़ा में इकलौती सी साइट है जहाँ पे घोड़े के हड्डियाँ मिली, घोड़े के अवशेष मिले सुरकोतड़ा में, याद रखिएगा, ठीक है। जो मेन क्रॉप थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो कौन कौन से थे, वीट, बार्ले, मस्टर्ड, डेट्स, सीसमम, कॉटन, राइस और भी सारे, बट ये मेन इनके साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ठीक है। एक जगह है आमली, वहाँ पे राइनोसोरस के साक्ष्य मिले हैं आमली में, ठीक है। कि मतलब इसका मतलब नहीं था कि वो लोग जानते नहीं थे, वो लोग जानते थे राइनोसोरस के बारे में भी, आमली में उसके साक्ष्य मिले हुए, ठीक है। पॉटरी कौन सी यूज होती थी, देखिए पॉटरी से क्वेश्चन बनता है कि रेड एंड ब्लैक वेयर ऑकर पॉटरी कहाँ किस टाइम पे यूज होती, तो आप बोलोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। रेड एंड ब्लैक वेयर मतलब क्या होता था, लाल कलर की मिट्टी का बर्तन, उस पर काले कलर की डिजाइन, इसको बोलते हैं रेड एंड ब्लैक वेयर, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइड हमारी क्या है, चानहुंदरो। चानहुंदरो में इकलौती सी साइड है जहाँ पे सीटाडेल नहीं है। सीटाडेल मतलब क्या होता था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ऐसे डिवाइडेड थी कि एक ऐसे ऊंचा प्लेटफॉर्म बनता था पहले, ठीक है, उस पर राजा का घर बन जाता था, समझ लीजिए अमीर लोगों का, राजाओं का पहले, क्योंकि राजा के ज़्यादा साक्ष्य मिले नहीं बट अमीर लोग का मान लीजिए। फिर ऐसे डिवाइड द प्लान, यहाँ पे छोटे छोटे घर ऐसे बनते थे बस्तियों के, ठीक है। तो इसको इस वाले पार्ट को, जो बड़ा वाला पार्ट है, इसको सीटाडेल बोलते हैं, ठीक है। तो चानहुंदरो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सीटाडेल ही नहीं पाएगा, मतलब वहाँ पे सारे लोग एक सेम लेवल पे रहते थे, ऊंच नीच का ज़्यादा भेदभाव नहीं था। और चानहुंदरो में क्या मिला है, क्राफ्ट्समैन सबसे ज़्यादा मिले। क्राफ्ट्समैन मतलब चानहुंदरो में हमें सील्स मेकिंग फैक्ट्री मिली है, 2x2 की सील्स होती थी। मेटल, बीड्स और शेल कटिंग सबसे ज़्यादा मिली है। चानहुंदरो को बीड इंडस्ट्री बोला जाता था। और शेल कटिंग मतलब देखिए, शेल्स मतलब क्या होता है, जो शंख बोलते हैं हम लोग, जो ऐसे समुद्र के किनारे जो जानवर होते हैं ना, उनके ऊपर ऐसे लगा होता है, इसको उसकी फैक्ट्री यहाँ पे मिली है चानहुंदरो में। तो पूछेगा कि बीड बनाने की, मनके बनाने की फैक्ट्री कहाँ है, चानहुंदरो। स्टील्स कटिंग की फैक्ट्री कहाँ है, चानहुंदरो। तो याद रखिएगा, ठीक है। कालीबंगन एक साइट है, वहाँ पे हमें मिला है बेंगल इंडस्ट्री है। बेंगल इंडस्ट्री मतलब वुडन प्लग और राइस। बेंगल इंडस्ट्री मतलब चूड़ियाँ, काली कलर की चूड़ियाँ मिली है, तो हम लोग उसको बना सकते हैं, वहाँ पे चूड़ियाँ बनती थी। वुडन प्लग मिला है, मतलब लकड़ी का खेत जोतने वाला मिला हुआ है, ठीक है। और चावल के साक्ष्य मिले हैं, राइस के साक्ष्य, ठीक है। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स और देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो मैंने आप लोग के लिए स्पेशली निकाले, जो एग्जाम्स में ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। फैक्ट ये है कि नागेश्वर और बालाकोट 2 साइट हैं जो कि कोस्टल एरिया की हैं, और यहाँ पे शेल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पनपी हुई थी। शेल इंडस्ट्री मतलब क्योंकि कोस्टल एरिया में है नागेश्वर बालाकोट, समझ लीजिए बालाकोट यहाँ पे है, नागेश्वर यहाँ पे है, और यहाँ पे ऐसे पानी आ रहा है, समुद्र का पानी लगा हुआ है। तो यहाँ पे ना, यहाँ से जो जानवर, शेल के जानवर थे, वहाँ की उसकी फैक्ट्री, वहाँ पे उसके डिज़ाइन बनाते थे, आर्ट माला बनाते थे, और भी बहुत सी चीज़ बनाते थे। तो याद रखिएगा नागेश्वर और बालाकोट। क्वेश्चन आता है कि शेल इंडस्ट्री कहाँ पाएगी, तो नागेश्वर एंड बालाकोट, ठीक है। फिर पूछेंगे प्लग्ड फील्ड, जुते हुए खेत कहाँ मिला है हमें, तो कालीबंगन में। क्या मिला हमें, जुता हुआ खेत। कालीबंगन में क्या मिला है, जुता हुआ खेत। यहाँ पे हमें डबल क्रॉपिंग के भी साक्ष्य मिलते हैं, मतलब ऐसे 90 डिग्री में ग्रिड में ऐसे खेत लोग बांट देते थे,
एक क्रॉप इसमें होता था, एक क्रॉप इसमें होता था, एक क्रॉप इसमें होता था, एक क्रॉप इसमें, एक क्रॉप इसमें, दो एक या दो टाइप के क्रॉप उगाते थे। मान लीजिए ये खराब हो जाता तो इससे उनका काम चल जाता था, ये खराब हो जाता तो इससे काम चल जाता था। तो कालीबंगन में डबल क्रॉपिंग और जुते हुए खेत हमें मिले हैं, ठीक है। धौलावीरा में हमें कुएं मिले, कम से कम 500 से ज़्यादा कुएं मिले हैं हमें धौलावीरा में। तो समझ लीजिए वाटर हार्वेस्टिंग कितना अच्छा करते थे, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और भी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत आप लोग को मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि जो विलियम जोन्स हैं उन्होंने संस्कृत और लैटिन भाषा को एक साथ एक ही तरह का माना हुआ है। वॉरेन हास्टिंग के अंदर ये आए थे 1780 में, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की उन्होंने स्थापना की, जो फर्दर आगे जाके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना 1875 में, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम उसके पहले हेड बने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। रेलवे का निर्माण हुआ लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, अलेक्जेंडर कनिंघम तब उसके हेड थे। उन्होंने स्टील पाया, हड़प्पा में ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया। फिर आए हमारे जॉन मार्शल साहब 1924 में, ASI के हेड बने उन्होंने, तो उन्होंने इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा, ठीक है। ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और भी कुछ देख सकते हैं, हमें कैनाल्स के साक्ष्य मिले हैं शोरतु घाई में, ठीक है, यहाँ पे अफगानिस्तान में, ठीक है। लैपिस लुजली और हम लोग क्या करते थे, देखिए जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है इंडिया की, तो यहाँ पे था अफगानिस्तान, तो हम लोग यहाँ से जाते थे और कीमती पत्थर जैसे लैपिस लुजली हो गया और टिन हो गया, ये सब यहाँ से लाते थे, क्योंकि हमें जानते हैं कि ब्रोंज तभी बनता है जब कॉपर और टिन को हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। और हमें शोरतु घाई में कैनाल्स मिले, लंबे लंबे कैनाल्स सिंचाई करने के लिए, तो हमें इतना पता था कि इरीगेशन में, वाटर हार्वेस्टिंग में बहुत अच्छे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, ठीक है। फिर हम लोग खेतड़ी में देखते हैं, खेतड़ी में हमने क्या मिला है, और कॉपर लाते थे खेतड़ी से, राजस्थान में है जो, और खेतड़ी का एक जनेश्वर कल्चर है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन माना जाता था। तो उसको याद रखिएगा कि कौन सा कल्चर ऐसा है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन माना, तो उसको बोलते हैं खेतड़ी कल्चर, ठीक है। ओके, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में था। मैं आपको और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इसके बारे में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितना मैंने फैक्ट इसमें बताया, इतने फैक्ट आप रख लीजिए, आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है वैदिक कल्चर। इसकी शुरुआत होती है 1500 BCE से 600 BCE तक, ठीक है। पहले इसको बिफोर क्राइस्ट बोलते थे, तब BC लिखते थे, सभी लोग उसको गाली बना लिए, अब उसको BC बोला जाता है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो वैदिक कल्चर की शुरुआत हमारी होती है 1500 से 600 BCE तक, ठीक है। वैदिक कल्चर में सब 2 लोगों की जो ओपिनियन से बहुत मैटर करते हैं। एक तो थे मैक्स मुलर, उन्होंने बोला था कि आर्यंस जो थे वो एशिया से माइग्रेट होकर, सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होकर इंडिया में आए थे। और एक हमारे खुद के थे इंडिया के, उन्होंने बोला था कि जो आर्यंस हैं वो हमारे पोलर उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये कौन थे, इनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं, ठीक है। अब वैदिक कल्चर में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, वैदिक कल्चर में हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली बुक से, टेक्स्ट से, सोसाइटी से, लिटरेचर से, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो वैदिक कल्चर में जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर है वो 4 टाइप के लिटरेचर्स हैं, ठीक है। वेद हैं 4 टाइप के, पुराण्स हैं और महाकाव्य, ठीक है। अब ब्राह्मण्स, आर्यांकाज, उपनिषद, ये सब है, ठीक है। तो कितने टाइप के वेद हमारे पास हैं, जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी नॉलेज होगी पर फिर भी समझ लीजिए। वेद हमारे पास हैं 4 टाइप के, ठीक है। 4 टाइप में जो पहला वेद है वो है ऋग्वेद, जो सबसे पुराना आदि वेद बोलते हैं, सबसे ओल्डेस्ट स्कल्पचर है दुनिया का, उसको बोलते हैं ऋग्वेद, ठीक है। अब सॉरी फॉर दिस, ठीक है। ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख दिया गया है। ऋग्वेद में भी ओवरऑल कितने मंडल है पहले ये जान लेते हैं। ऋग्वेद में ओवरऑल 10 मंडल है, 1028 हाइम्स हैं, मतलब हाइम्स मतलब कि 2-3 लाइन करके लिखा गया, तो इस कितने 1028 हाइम्स है, 10,580 मंत्र हैं, ठीक है। ये कभी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसको प्लीज़ इस डिटेल में याद रखिएगा। कितने हाइम्स है, 1028, 10 मंडल है 10 चैप्टर और 10,580 मंत्र, ठीक है। इसमें जो सेकंड मंडल है उसमें गायत्री मंत्र है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज़ इसको माइंड में रखिएगा कि ऋग्वेद के दूसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख दिया गया है। जो 2 से 7 मंडल है, मतलब 2 चैप्टर से 7 चैप्टर है, वो सबसे पुराने ओल्डेस्ट माने जाते हैं, जिसमें गोत्र की इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो हम लोग ऐसे गोत्र पढ़ते हैं ना आजकल, भारद्वाज गोत्र, ऋषि कश्यप गोत्र, तो ये गोत्र की इन्फॉर्मेशन 2 से 7 मंडल में मिलती है। जो हमारा 10वां मंडल है, 10th मंडल, उसको पुरुषोक्त मंडल बोलते हैं, जिसमें हमें वर्ण, जो 4 वर्ण है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये चारों वर्ण का उल्लेख हमें मिलता है 10वें मंडल में, पुरुषोक्त मंडल में, जो कि बाद में ऐड किया गया, ठीक है। स्टार्टिंग में ये नहीं था, ठीक। ऋग्वेद का एक उपवेद है, हर वेद का एक उपवेद होता है, 4 वेद हैं तो 4 उपवेद भी हमारे पास होंगे। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, जिसमें हमें नॉलेज मिलती है मेडिसिन की, योगा की, उसको आयुर्वेद बोलते हैं, ठीक है। इसके जो ऋग्वेद के जो प्रीस्ट होते हैं, जो ऋग्वेद की जानकारी रखते हैं, उनको होत्री या होत्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होत्री या होत्रा, याद रखिएगा कि होत्री या होत्रा किसकी जानकारी रखते हैं, तो ऋग्वेद की। ऋग्वेद से जुड़े हुए प्रीस्ट कौन है, ऋग्वेद से जुड़े हुए ब्राह्मण कौन है, वो है होत्री या होत्रा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर जो हमारा नेक्स्ट वेद है वो है सामवेद। सामवेद क्या है कि जो ऋग्वेद है ना उसी को गा के बोल दिया गया है। जैसे पहले क्या था, मंत्र था कि ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ठीक है। इसको गा के ओम भूर्भुवः ऐसे करके, थोड़ी गंदी गायकी है मेरी, सामवेद में म्यूजिकल फॉर्म में उन्हीं मंत्र को रखा गया। तो उसमें थोड़े मंत्र बढ़ गए, 1549
हाइम्स हो गया, ठीक है। सामवेद में, सामवेद का जो उपवेद है वो म्यूजिक, जितने भी म्यूजिक रिलेटेड वेद हैं वो हमारे उपवेद आ जाते हैं सामवेद के। इसके जो प्रीस्ट हैं उनको उद्गात्री बोलते हैं, याद रखिएगा, जो सामवेद के प्रीस्ट हैं उद्गात्री बोलते हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हमारा वेद है वो है हमारा ये अथर्ववेद। अथर्ववेद हमारी मैजिकल बुक्स है, ठीक है। मैजिकल बुक इसको क्यों बोलते हैं भाई, इसमें सारे जादू टोना टोटका सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, ठीक है। कब किसको वशीकरण, हर चीज़, डिजीज़ बीमारी को सही करने का जादू टोने से तरीका इसमें दिया गया है, ठीक है। इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। शिल्पवेद मतलब जो आर्किटेक्चरल नॉलेज होती है, घर कैसे बनाए, वास्तुकला क्या है, वो सब शिल्पवेद में आता है। तो अथर्ववेद का ही उपवेद है शिल्पवेद, ठीक है। और अथर्ववेद में ही हमें जो सभा समितियों का उल्लेख मिलता है, सभा समिति का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में ही, और प्लस मौर्यन एम्पायर की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है अथर्ववेद में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मगध की इन्फॉर्मेशन, स्पेशली मगध स्टार्टिंग से लेकर मौर्यन एज तक पूरी इन्फॉर्मेशन हमें अथर्ववेद में मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा जो वेद है वो यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमें सैक्रिफाइजल प्रेयर्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तीरंदाजी मतलब आर्चरी बोलो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, और वॉर प्रैक्टिसेस मतलब लड़ाई युद्ध के दौरान क्या क्या नियम होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें यजुर्वेद में, ठीक है। ये सैक्रिफाइसल प्रेयर्स मतलब होता है कि जो हमारे यज्ञ कर्मकांड होते हैं उसमें क्या नियम होने चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यजुर्वेद के जो प्रीस्ट हैं वो हैं अधवायुर्स। क्या है? अधवायुर्स, याद रखिएगा, अधवायुर्स इसके यजुर्वेद के प्रीस्ट हैं, ठीक है। यजुर्वेद को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक होता है शुक्ल यजुर्वेद, एक होता है कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। शुक्ल और कृष्ण क्या होता है? शुक्ल मतलब जैसे मान लीजिए चंद्रमा 14 दिन का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो शुक्ल मतलब कि स्टार्टिंग के फेज जहाँ चंद्रमा चमक रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है, उसमें चमक रहा है, तो उसको शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं। और जब चंद्रमा जब अपने डाउन फेज में होता है, जब बड़े से छोटा होता है, तो उसको कृष्ण यजुर्वेद बोलते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ऐसे डिवाइड होता है हिंदू धर्म में, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है इंपॉर्टेंट, ये है कि कौन से ब्राह्मण किस वेद से अटैच होते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कौन से ब्राह्मण किस वेद से अटैच होते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद से जुड़े हुए ब्राह्मणों को ऐत्रेय ब्राह्मण या सांख्यान ब्राह्मण कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि सांख्यान ब्राह्मण या ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से जुड़े हुए हैं तो वो है ऋग्वेद, ठीक है। ऐसे ही सामवेद के ब्राह्मण को जैमिनीय, सदाविंश, छंदोग्या या पंचविशा कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सामवेद के जो ब्राह्मण है इसको जैमिनीय, छंदोग्या, पंचविशा या सदाविंश कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद से जुड़े ब्राह्मण को सतपथा और तैत्रीय ब्राह्मण बोलते हैं, सतपथा और तैत्रीय ब्राह्मण। और जो ये सतपथा ब्राह्मण है ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण माने जाते हैं। सबसे प्राचीन ब्राह्मण कौन माने जाते हैं? सतपथा ब्राह्मण, ठीक है। तो अथर्ववेद से नेक्स्ट एक ही ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, ठीक है। अथर्ववेद से जुड़े हुए ब्राह्मण को क्या नाम बोलते हैं? गुरुपद ब्राह्मण। तो याद रखिए आप लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। अब जो हमारा वैदिक एज था ना, उसमें जो कुछ लोग जो जंगलों में रहते थे, जो आदिवासी जिनको हम लोग आजकल बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स या जो जंगल में रहते हैं, उनके द्वारा लिखी हुई बुक्स उनको बोलते हम लोग आर्यनका बोलते थे, ठीक है। फॉरेस्ट बुक्स और टेक्स्ट को आर्यनका बोलते थे, और उन लोगों को बोलते थे अरण्य। क्या बोलते थे? अरण्य, ठीक है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है अरण्य क्या था, तो जो फॉरेस्ट में रहने थे, जंगलों में रहने थे, उनके बुक्स और जो उनको कहते क्या थे? अरण्य, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा इशू है। अब हम लोग देखेंगे उपनिषद कितने टाइप के। तो हमारे हिंदू धर्म में वैदिक एज में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, जिनको हम लोग वेदांत भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज वेदांता, ठीक है। 108 उपनिषद, ठीक है। और ट्रेडिशनल लिटरेचर्स कितने हैं? 6 तरीके के होते हैं। कितने टाइप के? 6 टाइप के होते हैं ट्रेडिशनल लिटरेचर्स, मतलब जिसमें हम लोग ट्रेडिशंस की बात करते हैं, हमारे कल्चर की बात करते हैं, ठीक है। इनमें से कौन कौन से 6 कौन कौन से इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला है शिक्षा। शिक्षा मतलब जिसमें फोनेटिक टेक्स्ट मिलते हैं, जिसमें हम लोग अपने टेक्स्ट मिलते हैं, जिसमें हम लोग टेक्स्ट को देख के बता सकते हैं कि चीज़ क्या है, इसको शिक्षा लिटरेचर बोलते हैं। सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हमारा है कल्पसूत्रास। कल्पसूत्रास में हमारा क्या क्या है, जिसमें रूल्स, रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस, फैमिली में कैसे रहो, और आश्रम कितने टाइप के होते हैं, किसी की ज़िंदगी में कैसे क्या क्या डेवलपमेंट होने चाहिए, कौन कौन से टाइप के उसके प्रोग्रेस होना चाहिए, जिसमें हम लोग बोलते हैं पहले कि किशोर अवस्था, फिर हम लोग बोलते हैं कि वानप्रस्थ अवस्था, ऐसे जो लाइफ के जो 4 पार्ट में डिवाइड है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, किस तरीके से हमें रहना चाहिए, क्या क्या रिचुअल फॉलो करने चाहिए, क्या क्या यज्ञ हवन पूजा सामग्रियाँ करना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें हमें कल्पसूत्र में मिलती है, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है व्याकरण। व्याकरण मतलब ग्रामर। तो सबसे ओल्डेस्ट हमें जो टेक्स्ट मिलती है ग्रामर पे, व्याकरण में, वो है अष्टयाध्यायी, जिसको लिखा है पाणिनि ने। किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है अष्टयाध्यायी, जो कि ग्रामर की सबसे ओल्डेस्ट बुक है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हमारा है निरुक्ता। निरुक्ता मतलब एटमोलॉजी, मतलब ओल्डेस्ट डिक्शनरी। एटमोलॉजी मतलब जैसे आजकल की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है, भार्गव डिक्शनरी आती है, वैसे वो उस टाइम की डिक्शनरी थी जिसमें वर्ड्स और उसकी मीनिंग दी हुई थी। तो वो क्या है? निरुक्ता है, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट डिक्शनरी बोलते हैं उसको। फिर नेक्स्ट हमारा है छंद। छंद मतलब मैट्रिसेस, जिसमें हम लोग
मैथमेटिक्स की कुछ इन्फॉर्मेशन लेते थे, जैसे छंद सूत्र पिंगल द्वारा लिखी है, सबसे ओल्डेस्ट बुक है मैथमेटिक्स की, इसको याद रखिएगा, पिंगल ने लिखी है छंद सूत्र, ठीक है, इसमें फॉर्मूलाज है मैथ्स के, कैलकुलेशन के। फिर ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी, जिसको वेदांग ज्योतिष, जो सबसे लगध मुनि की ओल्डेस्ट किताब है वो है वेदांग ज्योतिष, याद रखिएगा, सबसे ओल्डेस्ट ज्योतिष की एस्ट्रोनॉमी की किताब है लगध मुनि की वेदांग ज्योतिष, ठीक है। अब हमारे पास स्मृतियाँ भी कुछ हैं। स्मृतियाँ कितने टाइप की है? 6 टाइप की स्मृति हैं, ठीक है। आप लोगों ने सबने मनुस्मृति के तो नाम सुना ही होगा। मनुस्मृति का जो बहिष्कार हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था, क्यों किया था? उसमें वर्णा सिस्टम एवरीथिंग की थी, तो इसलिए उसको किया था। तो मनुस्मृति सबसे ओल्डेस्ट है, वो प्री गुप्ता टाइम की लिखी गई है, मतलब जो गुप्ता से पहले मनुस्मृति की रचना हो चुकी थी। फिर यज्ञवल्क्य स्मृति प्री गुप्ता, ये भी लिखी गई है, जिसमें जिमूत वाहन का जिक्र है और दया भाग का जिक्र है, ठीक है। यज्ञवल्क्य स्मृति में याद रखिएगा किसकी जिक्र है? जिमूत वाहन की, प्री गुप्ता लिखी गई है, ठीक है। फिर विजमयजनेश्वर, मिताक्षरा और विश्वरूप, ये कमेंटेटर हैं किसके? यज्ञवल्क्य स्मृति के कमेंटेटर, मतलब इन्होंने अपनी कमेंट्रीज लिखी, उन्होंने पढ़ी होगी बुक, कुछ उनको अच्छा लगा हुआ, कुछ बुरा लगा, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते तो उन्होंने कमेंट्री में लिख दिया, तो उन दोनों का नाम भी आ गया भाई, हमें पढ़ने का पड़ रहा है। तो विजमनेश्वर, जिनको मिताक्षरा बोलते हैं, विश्वरूप, ये दोनों कमेंटेटर थे यज्ञवल्क्य स्मृति के, याद रखिएगा। फिर गुप्ता पीरियड में बहुत सारी स्मृतियाँ लिखेंगी, इसलिए गोल्डन एज बोलते हैं गुप्ता पीरियड को। नारद स्मृति गुप्ता पीरियड में, परशुराम स्मृति गुप्ता पीरियड में, बृहस्पति स्मृति गुप्ता पीरियड में, कात्यायन स्मृति गुप्ता पीरियड में, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हमारे पास महाकाव्य, महाकाव्य 2 तरीके के हमारे पास है, एक महाभारत है और एक रामायण है, ठीक है। महाभारत और रामायण 2 महाकाव्य है, ठीक है। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, वेद व्यास जी ने लिखा है, 18 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स, 1 लाख श्लोक वेद व्यास जी ने लिखा है। जो इसका 6th चैप्टर है उसमें हमारे श्रीमद् भगवद गीता का जिक्र है, श्रीमद् भगवद गीता वहाँ से ले गया 6th चैप्टर से, ठीक है। सेकेंडली रामायण है हमारा, उसमें ओल्डेस्ट महाकाव्य बोलते हैं, क्योंकि रामायण हमारे राम जी के बारे में इन्फॉर्मेशन है जो महाभारत से पहले है, तो रामायण ओल्डेस्ट है, जिसको वाल्मीकि जी ने लिखा था, ऋषि वाल्मीकि ने, जिसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 कांड है, मतलब ये जो बुक है 7 चैप्टर में डिवाइडेड है, 24,000 श्लोक है इस किताब में, ठीक है। महाभारत को शतसहस्त्र संहिता भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें 1 लाख श्लोक हैं, इसको शतसहस्त्र संहिता बोलते हैं, या फिर जय संहिता भी बोलते हैं, याद रखिएगा, जय संहिता भी बोलते हैं इसको महाभारत को। तो मे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जय संहिता किसे कहते हैं? महाभारत को, याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग के पास आते हैं, फिर महाकाव्य के बाद आते हैं पुराणास। कितने टाइप के पुराण है हमारे पास? 18 टाइप के पुराण, 18 टाइप के पुराण, जो आजकल बहुत सारे श्रीमद् भागवत पुराण, शिव महापुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ये सब होते हैं ना, यही पुराण है, 18 टाइप के पुराण है, ठीक है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना, ओल्डेस्ट। विष्णु पुराण मौर्यन डायनेस्टी की इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी है विष्णु पुराण में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस पुराण में किस डायनेस्टी की इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो विष्णु पुराण में हमारे मौर्यन डायनेस्टी की, वायु पुराण में गुप्त डायनेस्टी की, और भगवत और ब्रह्मांड पुराण में अदर डायनेस्टी की, जो उस समय प्रोमिनेंट में थे, ठीक है। तो मेरे पास 6 दर्शन है। 6 दर्शन मतलब 6 टाइप के लोगों के थॉट्स थे कि हाँ इस टाइप की जिंदगी जीना चाहिए, तो उसको 6 दर्शन में डिवाइड किया गया, जो प्रोमिनेंट थे, जिनके फॉलोवर ज़्यादा थे। पहला सांख्य दर्शन, कपिल मुनि उसके स्टार्टिंग फाउंडर थे सांख्य दर्शन के। सेकेंड योग दर्शन, जिसके फाउंडर पतंजलि मुनि थे, जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, योगा दिवस। थर्ड हमारा न्याय दर्शन, जिसके फाउंडर ऋषि गौतम थे, न्याय दर्शन के। फिर हमारा 4th है वो है वैशेषिक दर्शन, जिसके कनाद ऋषि थे। फिर हमारा पूर्व मीमांसा, जिसके जैमिनी थे, और उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत भी बोलते हैं, उसके बद्रयायन थे, ऋषि बद्रयायन, ठीक है। तो हमारे 6 दर्शन हो गए। फिर पुराने टाइम में हमारे कुछ नदियों के नाम थे जो कि अलग नाम से भी बोले जाते थे, तो उसका इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सिंधु नदी को पहले बोलते थे इंडस, और सबसे ज़्यादा उल्लेख सिंधु नदी का किया गया है हमारे वैदिक कल्चर में, ठीक है। फिर वितास्ता बोलते थे झेलम नदी को, अस्किनी बोलते थे चिनाब नदी को, विपसा बोलते थे ब्यास नदी को, पौरुषणी बोलते थे रावी नदी को, ठीक। सतुद्री बोलते थे सतलज नदी को, दृष्टदावती बोलते थे घग्गर नदी को, और सदानीरा बोलते थे गंडक को। तो गंडक को सदानीरा, दृष्टदावती घग्गर, सुताद्री सतलज, पौरुषणी रावी, विपसा ब्यास, अश्किनी चनाब, वितास्ता झेलम, सिंधु इंडस, ठीक है। सबसे बार चर्चा सिंधु नदी की हुई है। गंगा नदी की सबसे कम चर्चा हुई है, सिर्फ 1 बार, याद रखिएगा। गंगा नदी की चर्चा 1 बार हुई है, यमुना नदी की चर्चा 3 बार हुई है, तो उसको याद रखिएगा कि कब कौन सी नदी की कितनी बार चर्चा हुई। कभी वैसे फैक्चुअल पूछ लेता यूपीपीसीएस, वैसे आप तो यूपीएससी की तरफ जा रहे हो तो शायद नहीं पूछे। सरस्वती नदी को सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पवित्र नदी माना गया है, इसको नदीतमा भी बोलते थे, नदियों की माँ नदीतमा सरस्वती नदी को बोलते थे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि वैदिक कल्चर में जो उनकी सोसाइटी थी उसका स्ट्रक्चर कैसा था। वैदिक कल्चर में लोग ऐसा, किस समाज की संरचना क्या थी। तो सबसे बड़ा होता था राष्ट्र, उससे छोटा जन, उससे छोटा ग्राम, उससे छोटा कुल। राष्ट्र मतलब आजकल का स्टेट, जन मतलब आजकल की डिस्ट्रिक्ट, ग्राम मतलब आजकल का गांव, कुला मतलब आजकल की फैमिली, कुल, ठीक है। स्ट्रक्चर में 2 चीजें बहुत प्रोमिनेंट थी, एक होती थी सभा, एक होती थी समिति। ये दोनों मिलकर राजा पे अंकुश लगाती थी कि राजा बहुत ज़्यादा
प्रजा को परेशान ना करे, राजा अपने आप को हमेशा भगवान ना मानने लगे। तो सभा समितियाँ दो चीज़ें थी। सभा जो था वो ओल्ड एंड इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल का ग्रुप था, याद रखिएगा, जिसमें बुजुर्ग लोग, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग रहते थे जो किंग को बताते कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और समितियाँ जो थी वो ऑर्डिनरी पीपल का ग्रुप था जो किंग को चूज़ करते थे। डेमोक्रेसी थी, मैं भी मान सकते हैं उस टाइम पे, जो किंग को चूज़ करते थे आम जनता थी, वो उसको समिति में रहती थी और सभा में रहते थे ओल्ड और इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे अघन्या, अघन्या बोलते थे गाय को जिसको मारा ना सके, उसको मारने पे रोक लगी थी, जो गाय को मारता था उसको मौत की सजा भी हो सकती थी, इसलिए अघन्या। क्योंकि पहले सिक्के कॉइन्स चलते नहीं थे तो काऊ का ही आदान प्रदान होता था, जो बहुत बड़ी, इसको हम लोग मानते थे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, इससे युद्ध हो जाते थे। अगर कोई गाय चुरा लेता था तो गाय के लिए, तो काऊ को अघन्या कहा गया है। ठीक है। अब वैदिक एज में सबसे इंपॉर्टेंट भगवान थे, क्योंकि आजकल का जो हम लोग देख रहे हैं, आजकल महादेव को सबसे बड़ा भगवान माना जाता है, विष्णु भगवान को माना जाता है, और ब्रह्मा जी को माना जाता है, और बहुत लोग माता जी को मानते हैं, डिपेंड करता है सबके ऊपर। बट उस टाइम पे वैदिक एज में क्योंकि लोग इतना ज़्यादा सेटल नहीं थे, इतना तो उन्हें नॉलेज नहीं थी, तो लोग प्रकृति की पूजा ज़्यादा करते थे, तो उन्होंने प्रकृति में जो देखा उसको भगवान से एसोसिएट कर दिया था। जैसे सबसे बड़े भगवान जो माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा जिनके बारे में जिक्र है वैदिक एज में, 250 मंत्र उनके ऊपर डेडिकेटेड हैं, वो है इंद्रदेव, जिनको पुरंदर भी बोला जाता था। पुरंदर मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, मतलब किले को विध्वंस करने वाले पुरंदर, क्योंकि ये बारिश कराते थे, बिजली कड़कती थी, कड़काते थे, मानसून लाते थे, तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा मंत्र हैं 250 मंत्र, क्योंकि कृषि बारिश से ही होती है। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट भगवान थे अग्नि, जिनके ऊपर 200 मंत्र हैं। अग्नि मतलब जो भी हमें भगवान को कुछ भी देना हो तो चढ़ावा का तुम आग में डाल के जलाते हैं कि हाँ भगवान तो समर्पयामी करते हैं, तो अग्नि दूसरी इंपॉर्टेंट डॉट थी। इनको इंटीमीडिएटरी बोला गया भगवान और इंसानों के बीच, कि अगर आपको भगवान को डायरेक्टली कुछ देना है तो आपको इनको देना पड़ेगा पहले, ये वहाँ तक पहुँचाएंगे। ठीक है। फिर वरुण देव और सूर्य देव के जिक्र है सब तीसरे चौथे नंबर पे। वरुण देव को हम लोग बोलते हैं कि ये जो जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जितने रिचुअल्स थे, उन पर ध्यान देते थे, उसके ये केयर टेकर थे वरुण देव। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि पॉटरी क्या ये लोग यूज करते थे। पेंटेड ग्रे वेयर और ऑकर कलर्ड, ऑकर कलर्ड मतलब गेरुआ, रंग दे तो मुँह गेरुआ, ऑकर कलर्ड। पॉटरी में लोग पेंटेड ग्रे वेयर यूज करते हैं। पेंटेड ग्रे वेयर मतलब एक ऐसा पॉटरी बना देते ग्रे कलर के, उसके ऊपर पेंट कर देते, उसको पेंटेड ग्रे वेयर बोलते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या करते थे, रेड एंड ब्लैक, याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक हमारे पास है जबला उपनिषद, इसमें 4 आश्रम का उल्लेख मिला जाता है। 4 आश्रम मतलब स्टेजेस ऑफ लाइफ, जो मैंने आपसे जिक्र किया था। पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य मतलब स्टार्टिंग, बच्चे जब तक बदतमीजी करना ना जाने, ब्रह्मचर्य ऑप्शन। फिर गृहस्थ, शादी वादी कर लो, 21 साल के बाद होता था ये। वानप्रस्थ 40 साल के बाद कि हाँ आप घर वर बसा लिए, प्रोग्रेस कर लिए, बच्चे पैदा हो गए, जॉब कर लिए, अपनी सारी काम हो गई, वानप्रस्थ चले जाओ। फिर आप संन्यास ले लो 60 के बाद कि भाई अब आप भगवान में पूरा विलीन हो जाओ। फिर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं जो ध्यान रखते हैं। याज्ञवल्क्य और गार्गी का डायलॉग, याज्ञवल्क्य और गार्गी की बातचीत हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में लिखी हुई है। बृहदारण्यक उपनिषद में हमारे याज्ञवल्क्य और गार्गी का डायलॉग है, जो रिप्रेजेंट करता है वुमेन एजुकेशन और हायर पोजीशन को। पहले जमाने में वैदिक एज में हमारी औरतें भी शिक्षित होती थी, इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसका सबूत है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी डायलॉग हमारा है बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, में भी गलत हो सकता है, बट प्लीज़ माफ़ करिएगा। ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट गिल्ड्स होते थे। गिल्ड्स मतलब कमिटी, जैसे आज होता है नहीं, हम लोग फार्मर लोग ऐसा धरना कर देते हैं, ये तो इंसान सरकार को मानना पड़ता है। ऐसे पहले कुछ अमीर रिच लोगों की गिल्ड होती थी, इसको गन और श्रेष्ठिन बोलते थे, जो एक मर्चेंट गिल्ड थी। मर्चेंट मतलब व्यापारी लोग, व्यापार करेंगे, पैसा बचेगा, अमीर हो जाएंगे, तो अपना एक कमेटी बना लेते थे सरकार पे, राजा पे प्रेशर डालने के लिए, राजा से अपनी बात बनाने के लिए। वो क्या थी, गन और श्रेष्ठिन। तो अगर पूछ ले गन और श्रेष्ठिन क्या थी तो बोलेंगे मर्चेंट गिल्ड्स थी। ठीक है। भागदुहा, टैक्स कलेक्टर जो होता था ना उसको भागदुहा बोलते थे। टैक्स कलेक्टर को क्या बोलते थे, भागदुहा। उग्र और जीवग्रभा पुलिस होती थी। ठीक है, याद रखिएगा, उग्र और जीवग्रभा पुलिस को कहते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे पुलिस भी थी, टैक्स कलेक्टर भी थे, राजा भी थे, देख रेख करने के लिए किसान, खेती के लिए किसान भी थे, ट्रेडर भी थे। तो बहुत ही अच्छी डेवलप सोसाइटी थी हमारे ऋग्वेद के वैदिक कल्चर में। ठीक है, तो ये था आज की हमारी क्लास। होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। कोई भी इश्यूज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। प्लीज़ वीडियो को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इन 3 टॉपिक से प्रीलिम्स में, ये मेरा गारंटी है। और रही बात नोट्स की, तो अगर आपको मेरे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स चाहिए जिससे आप इजीली एक ही दिन में पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री एक ही दिन में रिवाइज कर लें, अगर एग्जाम के पहले 1 घंटे 2 घंटे में अगर रिवाइज करना चाहते हो तो इजीली कर सकते हैं एकदम शॉर्ट नोट्स, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।